जी बिल्कुल, ये 5 साल से 19 साल तक के बच्चों में ये बीमारी आती है और ये पोस्ट कोविड अगर इसको कहा जाए डिजीज है तो वो ये है। वो बच्चे जो कोविड से जो रिकवर कर जाते हैं उनको 2 से 6 हफ्तों के दरमियान सिम्टम आते हैं, जिसमें जिस्म पर जो है वो रैशेस आते हैं, आंखों में सुर्खी आती है, बुखार होता है और इसके अलावा ग्लैंड्स फूल जाते हैं। और इसका जो तशख़ीसी टेस्ट है वो एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है। एंटीबॉडीज के टेस्ट से पता चलता है कि ये बच्चा अगर कोविड से रिकवर कर गया तो उसके बाद ये बॉडी का रिएक्शन है बेसिकली जो कि बीमारी है। लेकिन ठीक है दुआ, आप हमारे साथ रहिए। सेक्रेटरी जनरल पीएमए डॉक्टर शाहिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कहिएगा, पहले ये गुमान किया जा रहा था कि कोरोना से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो ज्यादा मुतासिर नहीं होते, उनकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं होती, लेकिन अब ये नई बीमारी है क्या? ये किस तरीके से बच्चों की सेहत पर असरअंदाज होती है? बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, तो एक पहली सूरत जो अभी आपने कोरोना का कहा कि उसके अंदर ये बच्चे वल्नरेबल होते हैं, बच्चे इसके साथ इम्यून नहीं होते, बीमारी बच्चों को होती है। और ये जो है केडी डिजीज सिंड्रोम, ये एक बीमारी है जो एक कॉम्प्लिकेशन है एक रिकवर्ड बच्चे की। इसमें होता ये है कि जुबान को हम कहते हैं स्ट्रॉबेरी टंग। तो स्ट्रॉबेरी देखिए आपने, उस किस्म की जुबान हो जाती है, मोटी जुबान। पाम जो है कि जो हाथों की है वो सूज जाती है और जेनिटल एरियल रीजन जो है उसके अंदर वो भी रेड रैश हो जाते हैं। तो ये 10 दिन के अंदर ये रेयर डिजीज है, ये कॉमन नहीं है और बेटर है। अगर ये किसी को हो जाए बच्चे को तो उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, बच्चे के फौत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मगर ये रेयर भी है। जी ठीक है, ये रेयर भी है। डॉक्टर साहब साथ मौजूद रहिएगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हारून हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कहिएगा इस हवाले से, जिस तरीके से डॉक्टर शाहिद मलिक साहब फरमा रहे हैं कि ये रेयर है लेकिन बच्चे के इंतकाल करने के, फौत होने के चांसेस ज्यादा पैदा हो जाते हैं। अभी तक आपने कुछ केसेस देखे कि बच्चों के सामने आए हों? जी बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। मैं आपको बताता चला जाऊं, जैसे डॉक्टर शाहिद साहब ने कहा कि जाहिर है इसके साथ शरह मौत का एहतमाल तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तान में हमने इसके केसेस कुछ कम देखे हैं और परहैप्स उसकी वजह ये है कि ये लॉकडाउन की वजह से बच्चों का एक्सपोजर कम हुआ है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में भी कुछ पेशेंट्स दाखिल हुए हैं और मेयो हॉस्पिटल में भी हमारे पास 1-2 बच्चे ऐसे दाखिल हुए हैं जिसमें हमें लगा है कि ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम इनको है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, ये कह दीजिएगा कि कोरोना से बच्चा रिकवर हुआ, उसके कितने दिन बाद तक ये बीमारी हो सकती है कि वालिदैन इस हवाले से कुछ अपने बच्चों का ख्याल कर सके, उन पर नजर रख सके कि कहीं उनकी जुबान की रंगत तब्दील नहीं हो रही, उनको बुखार ज्यादा तो नहीं हो रहा? मैं आपको क्विकली जो डॉक्टर शाहिद साहब ने कहा रिकैप कर देता हूँ। देखिए, इसके अंदर कोरोना वायरल इन्फेक्शन के बाद ये बीमारी जरूर होती है, लेकिन ये बात समझने की है कि हर दफा बच्चों के अंदर कोरोना वायरस इन्फेक्शन की अलामात नहीं आती। तो बहुत दफा ऐसे होता है कि बच्चे को कोरोना वायरस की अलामात तो नहीं आती, लेकिन उसकी फैमिली में कुछ लोगों को होता है और उसके कुछ हफ्तों के बाद, 2 से 3 हफ्तों के बाद उसको कावासाकी डिजीज लाइक सिम्टम्स आने लग जाते हैं, उसकी अलामात आने लग जाती हैं, या ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की आने लग जाती हैं। ये 2 मुख्तलिफ किस्म की इसकी मैनिफेस्टेशंस हैं। कावासाकी डिजीज के अंदर बेसिकली बुखार के अलावा बच्चों की आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आंखों पे सोज पड़ सकती है, जुबान की सुर्खी, होंठों की सुर्खी, हाथों से स्किन उतरने लग जाती है जिसको हम पीलिंग ऑफ स्किन कहते हैं। उसके साथ कभी कभार जोड़ों का दर्द भी हो सकता है। और जैसे कि कहा गया कि ये बहुत रेयर है, 1% से भी कम बच्चों में ऐसा होता है, लेकिन इसके साथ शरह मौत होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इस पर नजर रखने की जरूरत होती है। इस पर नजर रखने की बहुत अहम बात जी 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 डॉक्टर साहब, इसके अंदर खास जिल्द के ऊपर दाने निकल आते हैं और ये मैं माँ बाप, आपके तवज्जो से माँ बाप को कहना चाहूंगा कि इसके साथ जो दाने निकलते हैं वो बाज दफा खसरे के दानों की तरह वो रिजेम्बलेंस होती है। तो अगर इस तरह के दाने हों और फैमिली में कोई केसेस हों कोरोना वायरल इन्फेक्शन के, तो जरूर हमें अलर्ट रहना चाहिए और अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करना चाहिए। जी ठीक है, हमें अलर्ट रहना चाहिए और खसरे जैसे दाने हो सकते हैं, इसको खसरा नहीं समझना चाहिए। डॉक्टर साहब साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, माहिर वबाई अमराज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप फरमा दीजिएगा कि इन केस फैमिली में किसी को कोरोना वायरस हुआ, वो उसमें मुब्तला हुआ या बच्चा उसमें मुब्तला हुआ, उसके बाद कोई ऐसा टेस्ट करवाया जा सकता है जिससे मालूम हो सके कि क्या हमारा बच्चा इस डिजीज से मुतासिर हो चुका है, कावासाकी डिजीज से?
लेकिन ये बात यह है कि जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, कावासाकी एक रेयर डिजीज है और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसके बारे में अभी हमें श्योरिटी नहीं है। 40% चिल्ड्रन में ये होता है ऑलमोस्ट के उनमें रेस्पिरेटरी वायरसेस दे आर इन्वॉल्व, लेकिन अभी तक हतमी जो है ना साइंस इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि कावासाकी डिजीज क्या वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है। जैसा कि काफी सारी सिम्टम डॉक्टर साहब ने फरमा दी, तो इस पे रिसर्च इज ऑन गोइंग। वी डोंट नो एग्जैक्टली, जैसे कोरोना के बारे में वी नो इट्स ए वायरल इन्फेक्शन, लेकिन कावासाकी डिजीज के बारे में वी कैन नॉट मेक ए डेफिनेट स्टेटमेंट कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एंड ऑफ कोर्स कोरोना इन्फेक्शन जो है ना, क्योंकि दिस इज आल्सो ए रेस्पिरेटरी वायरस, इसमें कावासाकी जैसी अलामात हो सकती हैं बच्चे। जी ठीक है, वी डोंट नो एग्जैक्टली। तो डॉक्टर हारून साहब आप ये फरमा दीजिएगा, क्या अगर हमें एग्जैक्टली इसका पता नहीं है, अभी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, तो क्या कोई दवाई भी मौजूद है, कोई मेडिकेशन है जो बच्चों को दी जा सकती है? ये बहुत अहम आपने सवाल पूछा है। देखिए ये जो है ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि खुद वायरस प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन वायरस की वजह से जिस्म का जो रिस्पांस है वो प्रॉब्लम करता है। जिस्म का जो रिस्पांस है उसको एमिलियोरेट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए दवाइयाँ डेफिनेटली मौजूद हैं। और उसके अंदर जैसे अगर तो मैनिफेस्टेशन ऐसी हो जैसे कावासाकी डिजीज लाइक मैनिफेस्टेशन है, उसमें अहम बात मैं बताता चला जाऊं आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर कावासाकी लाइक डिजीज है तो उसके अंदर खास जो चीज होती है वो दिल के पट्टों का कमजोर होना है और दिल की नालियों का कमजोर होना है, जो कि बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक और जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो फिर ऐसे बच्चों को फौरी तौर पे फिर एको करना होता है, और अगर एको में वो फाइंडिंग्स आए तो उसकी दवा डेफिनेटली मौजूद है और उस सूरत में वो दी जा सकती है। और उसका जो लिटरेचर में आया है, बरतानिया अमेरिका का तजर्बा जो आया है, उसमें ये जो दवाई है जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन इसको टाइमली मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। जी ठीक है, टाइमली मैनेज करना जरूरी है। डॉक्टर साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि कहा यह जा रहा है, जो पहले रिसर्च हो चुकी है, कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पर यह ज्यादा असरअंदाज हो सकता है। तो अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो मुख्तलिफ वैक्सीनेशन होती हैं जिनसे छोटे बच्चे गुजर रहे होते हैं। पोलियो की वैक्सीनेशन है या मुख्तलिफ जो है वो उनको वैक्सीनेशन चल रही होती हैं। क्या वो ऐसे हालात में कि अगर बच्चा आपका बीमार हो रहा हो तो वो वैक्सीनेशन साथ चलाई जा सकती हैं या उनको रोकना होगा? मेरा ख्याल है आपने बहुत अहम सवाल किया है। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोरोना की वजह से माँ बाप अपने बच्चों को रूटीन की वैक्सीनेशन और हिफाजती टीकों के लिए सेंटर में नहीं ला रहे, और हमारी स्टैटिस्टिक्स हमें बता रहे हैं कि बहुत तेजी से ग्राफ नीचे आ रहा है बच्चों को जो रूटीन की हिफाजती टीके लगवाने का। उसके बहुत मुज़िर असरात होने का एहतमाल है। अभी बहुत सारी रिसर्च आने लगी है जिसमें हमें फिक्र है कि पोलियो तो हम खत्म नहीं कर सके थे, लेकिन अब चूंकि माँ बाप कोरोना के खौफ से वैक्सीनेशन सेंटर में आके हिफाजती टीके नहीं लगवा रहे, तो आने वाले कुछ महीनों में हमें डर है कि और जो है काली खांसी और खुनाक और खसरा, उसकी अमराज जो है वबाएं न फूट पड़े। तो इसलिए ये बिल्कुल सेफ है आज के दौर में जो वबा कोरोना की है, इसमें बिल्कुल सेफ है कि अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाए जाएं। तो मैं आपके तवज्जो से माँ बाप से अपील करूंगा कि जरूर सेंटर्स में जाएं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके जाएं और जो रूटीन के जो टीके हैं वो जरूर लगवाएं। उनका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आने वाली इम्कानी वबा से वो बच्चों को बचा लेंगे। जी ठीक है, डॉक्टर साहब साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर शाहिद मलिक साहब आप ये फरमाइएगा, रेयर केसेस सामने आ रहे हैं जिस तरीके से डॉक्टर साहिबान कह रहे हैं, आपने अभी तक कितने केसेस देखे मुख्तलिफ शहरों में, और कौन से शहर हैं जो ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जहां पर बच्चे जो बीमार हो रहे हैं इस बीमारी से ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए, मैंने अभी जिस तरह आपको बताया कि बीमारी जो है ना, बीमारी को हम तोलते हैं 3-4 इंडिकेटर के साथ। एक होता है इंसिडेंस कि नए केसेस कितने हैं, पुराने केसेस कितने हैं। अब ये जो बीमारी है इसका अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि इसकी काज क्लियर ही नहीं है। इसकी काज के अंदर एक मैं अभी ऐड कर दूं कि इसके अंदर जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले करती है। ये ऑटोइम्यून डिजीज भी है। अब अगर ये डिजीज है तो ये इसकी बड़ी रेयर इंसिडेंस है। बहुत कम मरीज देखे होंगे डॉक्टर साहबान ने भी। हम इसको देखें, ये कंफ्यूज करती है मीजल्स के साथ। जुबान सूजी, रैश बन गया बिल्कुल मीजल्स जैसा। ये रेयर डिजीज है, सिर्फ इसको डायग्नोज करें और प्रॉपरली एट प्रॉपर टाइम के ऊपर आप पेडियाट्रिशियन को रिपोर्ट कर दें, आप उससे कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर लें।
और इसके अंदर जो आपने क्वेश्चन पूछा है किस शहर की ये बीमारी है, ये किसी शहर की स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, ये किसी वायरस की स्पेसिफिक बीमारी नहीं है। आरएनए वायरस वो भी कर सकते हैं, बैक्टीरिया का भी कुछ इल्म नहीं है, ऑटो इम्यूनिटी का भी कोई पता नहीं है, सिम्बलाइटिस का भी कोई पता नहीं है। मसला ये है सर कि इस वक्त हम वायरल वारफेयर में गुजारा कर रहे हैं। दुनिया रंग बिरंगे वायरसेस का अटैक है इस दुनिया के ऊपर जी। एक वायरस जाता है तो दूसरा आ जाएगा। अभी डॉक्टर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अब देखें हमारी जो रूटीन ट्रीटमेंट थी वो सफर कर गई है, सिर्फ मास्क हो गया कोरोना की वजह से। सही। अब मैं दुआ मांगता हूं कि खुदा करे ईपीआई रिलेटेड प्रॉब्लम इस मुल्क के अंदर मसला न बन जाए छोटे बच्चों के लिए। ठीक, तो डॉक्टर साहब ये कह दीजिएगा कि अगर ये इस किस्म की डिजीज है जो कि बहुत ही रेयर है, तो इसको क्या हर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डील भी कर सकता है या बच्चों को अस्पताल लेकर जाना होगा? और अगर अस्पतालों में लेकर जाना होगा तो कौन से बेहतर अस्पताल हैं जहां पर माँ बाप फौरी अपने बच्चे को लेकर जा सकते हैं? देखिए इजीली इसको कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए इसको डायग्नोज करना, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको रिड्यूस करना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फेटल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाए, सांस रुकना शुरू हो जाए या उसके अंदर इतना बुखार हो जाए कि वो कूप ना कर सके बच्चा, तो फिर आपने टर्शियरी केयर कोई हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल इज द बेस्ट चॉइस, वहां पर आप रश करें। उस जगह पे जाना जहां पर ट्रेन्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठे हो। जी ठीक है, उस अस्पताल में जाना चाहिए जहां पर ट्रेन्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठे हो। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। डॉक्टर मुख्तार साहब आप फरमा दीजिएगा कि वालिदैन खासे परेशान हो जाते हैं और कई दफ़ा ये देखा जाता है कि जो बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि हर बच्चे को इस तरीके का मसला हो जाता है, जिस तरीके से फरमाया गया कि खसरे जैसे दाने निकल आते हैं तो हम काफ़ी लाइट ले लेते हैं। तो क्या ऐसा पॉइंट होगा कि जब वालिदैन ने सोचना होगा कि इसको लाइट नहीं लेना, इसको आम पैनाडोल जो सिरप है या आम पैनाडोल जो ड्रॉप्स हैं उनके साथ डील नहीं करना, अब इनको लेके ही जाना है डॉक्टर के पास? कैसे वालिदैन ये खुद से फैसला कर पाएंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आई थिंक के क्लिनिशियंस इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली अगर आप कावासाकी डिजीज के बारे में फोकस करें तो ये देखें 1967 में पहली बार ये जापान में इसका रिपोर्ट हुआ और उसके बाद थिंग्स हैव बीन ऑनगोइंग। अब बच्चों के लिए देखें जी, इतना हमें सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए कि अगर बच्चे को दाने निकल आए हैं तो पीपल शुड स्टार्ट थिंकिंग कि हमारे बच्चे को, क्योंकि मीडिया से बाज़ औक़ात हमारे जो सुनने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा जो ना बच्चे को वैसे ही कुछ दाने दो चार निकले होंगे तो उससे परेशान हो जाएंगे। दिस इज़ ए रेयर डिजीज एंड पाकिस्तान में इसकी कोई ज़्यादा अक्रेंस नहीं है। इसकी सबसे ज़्यादा अक्रेंस यूएसए में हुई है या फिर जापान में रही है या उन कंट्रीज में है। इफ देयर आर सम केसेस आई थिंक इसकी एपिडेमियोलॉजी, इसकी ओवरऑल स्टडी जो है ना कंटिन्यू रहनी चाहिए, बट वी शुड नॉट बी पैनिक worried too much about this disease. जी ठीक है, पैनिक नहीं करना, इसको ट्रीट करना है। तो डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा, जिस तरीके से कोरोना के हवाले से कहा जाता है पर्सन टू पर्सन कोरोना फैलता है, इस डिजीज की बात की जाए तो चाइल्ड टू चाइल्ड क्या ये बीमारी भी फैलती है? कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन की। यही सोचा जा रहा है कि इसका एरियल ट्रांसमिशन है जो है ना, बेसिकली चाहे वो वायरस है, कॉजेटिव एजेंट या बैक्टीरिया है, इट्स बीइंग ट्रांसमिटेड इन द एयर जो है ना। दिस इज व्हाट द साइंस सेज।